हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। सबसे पहले तो मैं चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम कर लेता हूँ। आज मैं टेरेस वॉर के बाकी के 5 से लेके 8 एपिसोड को कवर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं किरण और साया आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर साया किरण को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने यहाँ तक उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है। साया से ये बात सुनने के बाद तो अब किरण बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। किरण इससे कहती है, देखो वो तुम हो जिसने की मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और अब मैं अपने डैड को बचाने के बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। साया भी किरण से ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों ही अपने अपने फादर के लिए ही लड़ रहे हैं। एक तरह से एक दूसरे के फादर के बारे में थोड़ी सी बातें करने के बाद अब दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि इनका आज मैच होने वाला है। हॉल से होते हुए दोनों ही स्टेडियम की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें इनके अपोनेंट्स मिल जाते हैं। साया और किरण को देखती है अर्नेस्टा जल्दी से भागती हुए इनके पास आती है और इनसे पूछने लगती है, तो मैं देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो फिर कैसी हो तुम दोनों। हालांकि इसके इतने ज्यादा अच्छे से बात करने के बाद भी साया इसे कुछ खास अच्छा रिप्लाई नहीं देती। साया इससे पूछती है, तुम्हें क्या कोई काम है, अगर नहीं है तो जल्दी से सामने से हटो। अब कैमिलिया भी इनसे बोलने लगती है, वैसे हमें माफ करना, हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था, तुम हमारी सोच से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो देखा जाए तो। कमिलिया के ऐसा कहने पे साया को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन तभी कमिलिया इनसे कहने लगती है, तुम देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी हमारे पपेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, और अलग से तुम्हारे डैड का वेपन इतना भी ज्यादा अच्छा सच में नहीं है। अब कमिलिया की ये बात सुनने के बाद तो साया को गुस्सा आ जाता है। साया को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यहीं पर इसे पीटने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर किरण रोक देती है साया को। साया इनसे कहती है, अभी के लिए तो तुम बच गए, लेकिन इसका बदला मैं तुम्हारे पपेट्स को तोड़ के लूंगी। कमिलिया इससे कहती है, अच्छा जैसा तुम चाहो, वैसे तुम्हारा लक्ष्य सच में कॉम्बैट के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि किरण साया अब स्टेडियम में पहुंच जाते हैं अपना मैच लड़ने के लिए, जहाँ पर इनके अर्नेस्टा के पपेट से इनका मैच होने वाला है। इनका ये मैच काफी सारे लोग देख रहे होते हैं और आयाटो भी देख रहा होता है, और अब अनाउंसर के बोलते ही मैच स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये जो अर्नेस्ट का P5 पपेट है, ये सभी लोगों से जो बातें बोल रहा है वही किरण और साया से भी बोलता है। ये इनसे कहता है, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, या तो तुम मुझे हरा दो वरना मैं तुम्हें हरा दूंगा, और इस 1 मिनट के दौर में मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं करने वाला हूँ। मेल रोबोट की बात सुनते ही किरण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किरण बिना टाइम बर्बाद करे इसके ऊपर रश कर देती है। हर बार की तरह हमें यही लग रहा था कि किरण के अटैक से भी इसको कुछ नहीं होने वाला है, इसकी शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तभी किरण एक अटैक करती है जिसकी वजह से ये अपना एक कदम पीछे ले लेता है। पूरे टूर्नामेंट में ये पहली बार होता है कि ये रोबोट किसी के अटैक करने पर पीछे हट जाता है। किरण इससे बोलती है, देखो अगर तुमने इस मैच को सीरियसली नहीं लिया तो अगले अटैक में मैं तुम्हारा बैज और तुम्हें दोनों को ही काट दूंगी। ये मेल रोबोट किरण की तारीफ करने लगता है। ये इससे कहता है कि तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। वैसे दोनों की ही थोड़ी सी बातचीत के बाद मैच वापस स्टार्ट होता है। किरण और मेल रोबोट बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं दोनों को। साया भी अब इन दोनों को देखने लगती है। साया बोलती है कि किरण सच में मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर उसका भी मैच चल रहा है और वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही है। फीमेल रोबोट के काफी ज्यादा उकसाने के बाद साया भी अब मान जाती है इससे मैच करने के लिए। फीमेल रोबोट साया को देखते ही इसके ऊपर ब्लास्ट कर देती है, लेकिन इस ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होता। साया जल्दी से ऊपर जंप लेके खुद का एक आर्मर पहन लेती है। बैटल सूट पहनता ही साया फीमेल पपिट पे एक अटैक कर देती है, जिससे इसकी हालत ही बिगड़ जाती है। किरण और साया की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ऑडियंस काफी ज्यादा ही बावली हो जाती है। इसी ऑडियंस के बीच में फ्लोरा भी इस मैच को देख रही होती है, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और काफी शोर भी यहाँ पर हो रहा था, जिस वजह से फ्लोरा का कोई किडनैप करके ले जाता है और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। जिस बंदे ने फ्लोरा का किडनैप करा, ये इसे एक कार में बिठा के ले जा रहा होता है। इसने एक मास्क भी पहन रखा होता है और ये मैच ही देख रहा होता है साया और किरण का। सीन वापस बैटल पे आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि किरण और साया एक तरफा मैच में लड़ रहे होते हैं। ये दोनों ही अपने अपोनेंट्स पे बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहे होते हैं। जहाँ पर मेल पपेट और किरण अभी भी वह स्वॉर्ड को यूज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साया और फीमेल पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट पे ब्लास्ट करे जा रहे होते हैं। लगता है ये दूसरे के साथ अब और ज्यादा नहीं खेलना चाहते हैं, इसी वजह से अब दोनों ही अपने बहुत ही पावरफुल अटैक्स को रेडी करने लगते हैं। और अब बस ये अटैक्स के रेडी होते ही एक दूसरे के ऊपर फायर ही कर देते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। दोनों ही अटैक्स लॉन्च तो हुए हैं, पर अभी हमें रिजल्ट नहीं पता चला। इतने में सीन किरण पे और मेल टाइटन पे आता है, जो कि एक दूसरे से काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं। मेल टाइटन के अंदर किरण का सारा डाटा सेव है, जिस वजह से इसे पता है कि किरण आखिर किस तरह से लड़ती है और ये किरण के मूव्स को पहले ही कैच कर सकता है। किरण भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसीलिए ये अपने अटैक्स में थोड़े बहुत चेंजेस किए जा रही थी। बस अभी अपने टोडो स्टाइल में कुछ ऐड करती है, जिसकी वजह से ये इसके चेहरे पे अब स्कार देने में कामयाब हो जाती है। मगर क्योंकि एक रोबोट है और रोबोट को दर्द फील नहीं होता है, तो ये यहाँ पर थोड़े से एडवांटेज में है। मगर फिर भी ये रोबोट किरण को एकदम ट्रू वॉरियर की तरह रिस्पेक्ट देता है। ये से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल की हो, तुमने मेरे चेहरे पे स्कार दे दिया आखिरकार। सीन साया और फीमेल पपेट पे आ जाता है। साया ने इस फीमेल पपेट की हालत इतनी ज्यादा बिगाड़ दी होती है कि इसकी बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। अपनी बेकार हालत के साथ फीमेल टाइटन मेल टाइटन से कहती है, मेरे ख्याल से अब हमें फ्यूज हो जाना चाहिए। मेल टाइटन इसकी बात को मान लेता है, क्योंकि इसे पता है आरएमसी अब और ज्यादा नहीं लड़ सकती है। अब दोनों ही फ्यूज होने लग जाते हैं। इस फ्यूजन के दौरान जो फीमेल टाइटन थी, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स जाके मेल टाइटन को लग जाते हैं और अब एकदम बिल्कुल ही नया मेल टाइटन बन जाता है। सीन अर्नेस्टा पे आता है। अर्नेस्टा कह रही होती है कि वाओ, इन गर्ल्स ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है, मुझे लगा नहीं था कि हमें अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए। सीन वापस बैटल पे आता है। मेल
पपेट अब अपना एक अटैक करता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी यहाँ पर कि ये दोनों ही बचने का मौका नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन फिर भी साया किसी तरह किरीन को बचा लेती है। साया का ये जो सूट है अभी गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से इसे ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। साया किरीन से कहती है क्या तुम थोड़ा टाइम निकाल सकती हो जब तक ये ठंडा होगा। साया की बात को समझते हुए किरीन अब इस मेल पपेट से लड़ने आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इस मेल पपेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये एक ही अटैक में किरीन को दूर उड़ा देता है। किरीन को इतनी जल्दी हारते हुए देख के तो साया को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ किरीन के मुंह से तो ब्लीडिंग भी होने लगती है। साया किरीन के पास आके इससे पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। किरीन इससे खड़े होते हुए बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरीन इसके लिए और भी ज्यादा टाइम निकालना चाहती है, इसी वजह से किरीन साया से कहती है रुक जाओ मैं अभी इसे और भी लड़ सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए किरीन अब इसे लड़ने जाने लगती है, लेकिन यहीं इसका पैर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि ये सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यही देखने के बाद साया अब इसके सामने आके इससे कहने लगती है तुम रहने दो। साया की ये जो मशीन अभी तक पूरी तरह चार्ज भी नहीं हुई है। वहीं रोबोट बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला है। साया को उसे काउंटर करने के लिए अपना भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक करना पड़ेगा, मगर साया को यहाँ पर चिंता तब होने लगती है जब उसके पास अभी तक हाफ एनर्जी इकट्ठी हुई होती है। मेल पपेट अब अपना अटैक कर देता है, वहीं साया इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए अपना अटैक करती है, लेकिन ये मेल पपेट का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि साया और किरीन दोनों ही बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। इस वक्त जहाँ मेल पपेट अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहा था, किरीन की बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी और लास्ट अटैक की वजह से साया का सूट भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। साया यहाँ पर समझ चुकी थी कि इसका बैटल आर्मर अब किसी काम का नहीं रहा है। यहीं पर अब ये इससे लड़ने के लिए एक नॉर्मल गन निकाल लेती है। अब दोनों ही इस मेल पपेट से लड़ने जाने लगते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक होता है क्लैश और एक होता है यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका, और इसके साथ ही अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आयाटो और जूलियस भी इस मैच को देख रहे थे। ये भागते हुए अब रेस्ट रूम में आते हैं। यहाँ पर आके आयाटो और जूलियस इनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो। साया इनसे कहती है अगर हमारे बैच नहीं काटे होते तो शायद हम अभी भी उनसे जीत सकते थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम किरीन और साया मैच को हार चुके थे और जो पपेट्स थे वो फाइनल में जा चुके हैं। इन दोनों को देख के जूलियस इनसे कहने लगती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। साया इससे ये बात सुनने के बाद इसे कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि तुम उनका सामना कर सकती हो। जूलियस इनसे कहती है हाँ बिल्कुल। साया इनसे कहती है ठीक है फिर मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ, हमारा बदला जरूर लेना। थोड़ी देर में अब यहाँ पर क्लोडिया भी आ जाती है। क्लोडिया यहाँ पर आते ही साया और किरीन को सबसे पहले थैंक यू कहती है इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए सैड्यूकन एकेडमी की तरफ से। ये दोनों इससे कहते हैं नहीं कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लोग बस इसी तरह बातें करने लग जाते हैं। जूलियस यहाँ पर फ्लोरा का वेट कर रही होती है। जूलियस सोच रही होती है काफी टाइम हो चुका है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है आखिर। अब जूलियस फ्लोरा का इंतजार करते करते बैठ जाती है। तभी फ्लोरा के नंबर से इसके पास एक फोन आता है। जूलियस जैसे इस फोन को पिक करती है, जूलियस नोटिस करती है कि ये फ्लोरा की आवाज नहीं होती है। जिस पर्सन ने जूलियस का फोन करा ये इससे पूछता है कि आयाटो अमागिरी यहाँ पर है। आयाटो इससे बोलता है हाँ मैं यहीं पर हूँ। तभी ये बंदा इससे बोलने लगता है देखो मैंने इस बच्ची को किडनैप कर लिया और अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो तुम्हें अपने सर्वेस्टा को फ्रीज करना पड़ेगा। इसने फ्लोरा को किडनैप कर लिया। अब ये बात सुनने के बाद तो जूलियस और आयाटो हैरान रह जाते हैं। इसी वक्त ये बंदा फोन भी काट देता है। यहाँ पर माहौल अब पूरी तरह शांत हो चुका था। तभी आयाटो पूछता है क्लोडिया से ये सर्वेस्टा को उसने फ्रीज करने से उसका आखिर मतलब क्या था। क्लोडिया इसे बताती है अगर तुम अपने सर्वेस्टा को फ्रीज कर देते हो तो तुम उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इन सभी बातों को सोचने के बाद आयाटो यहाँ पर एक फैसला करता है। आयाटो कहता है कि मैं सर्वेस्टा को फ्रीज कर दूंगा। आयाटो की ये बात सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और जूलिया तो इससे माफी मांगने लगती है। जूलियस कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो इसके लिए। इन सभी लोगों से ये बातें सुनने के बाद साया इनसे कहती है क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है, मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा बेहतर प्लान है। साया इनसे कहती है कि हम एक काम कर सकते हैं, किरीन और मैं जा करके फ्लोरा को रेस्क्यू करेंगे और तुम जाके अपना फाइनल्स के लिए मैच लड़ो। साया का ये प्लान सभी लोगों को पसंद आता है सिवाय जूलियस को छोड़ के, क्योंकि जूलियस फ्लोरा को खतरे में नहीं डालना चाहती। लेकिन फिर साया इसे समझाती है देखो हम दोस्त है ना तो तुम्हें हम पे विश्वास रखना होगा, हम उसे सेफली वापस ले आएंगे। और ये सुनने के बाद अब जूलियस भी मान जाती है साया की बात। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगला सीन लग जाता है। साया और किरीन दोनों ही अपना भेस बदल के ढूंढने लग जाते हैं फ्लोरा को। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये हर उस जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पर किडनैपर के होने के चांस है। लेकिन यहीं पर किरीन के पैर में दर्द होने लगता है क्योंकि लास्ट मैच के दौरान इसको बहुत डैमेज पड़ गया था। साया इसको देख के पूछती है क्या तुम ठीक हो। किरीन अपने आप को संभालते हुए इससे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट हो गया आयाटो और जूलियस पे आ जाता है। आयाटो और जूलियस का फाइनल्स के लिए मैच स्टार्ट हो चुका होता है। मैच के स्टार्ट होते आयाटो और जूलियस दोनों ही अपने अपने अपोनेंट्स पे अटैक करने लग जाते हैं। जूलियस ने अपने अपोनेंट पे जो फायर अटैक करा था उसका तो कोई असर ही नहीं होता है। जूलियस का ये जो अपोनेंट था फायर अटैक के हटते ही हम देखते हैं कि ये ग्लैडिएटर जैसा सूट पहन चुका होता है। ये ग्लैडिएटर जैसा बंदा अब थोड़ी देर में घोड़े को भी यहाँ पर समन कर लेता है और ये दोनों मिलकर बिल्कुल ये काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यहीं से सीन अब आयाटो और इसके अपोनेंट पे आ जाता है। आयाटो का ये जो अपोनेंट होता है वो काफी अच्छी टक्कर आयाटो को दे रहा होता है, लेकिन तभी आयाटो अब यहाँ पर अपना एक सिनवे स्टाइल यूज करता है। आयाटो एक ही अटैक में इसके बैच को ही काट देता है। आयाटो तो इस मैच को जीत जाता है, बचे जूलियस और इसके अपोनेंट जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं। जूलियस इसके ऊपर बहुत सारे फायर अटैक्स किए जा रहे थे लेकिन इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी जूलियस रुकती नहीं है और बिना रुके इसके ऊपर फायर अटैक्स करती रहती है। ये बंदा जूलियस के ऊपर एक अटैक करता है लेकिन जूलियस किसी तरह अपने आप को पीछे हटाते हुए बचा लेती है। अब जूलियस इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक करती है। हर बार की तरह सब लोगों को यही लग रहा था कि ये अटैक भी जूलियस का फेल हो
होगा और इस बंदे को कुछ भी नहीं होने वाला है जूलियस के इस अटैक से। मगर लोगों की सोच यहाँ पर तब बदल जाती है जब इसका ये अपोनेंट इस अटैक को अपने ऊपर लेने के बाद डायरेक्ट ही नीचे गिर जाता है। पहले तो ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती है कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन थोड़ी देर बाद सब लोग समझ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। जूलियस बिना रुके फायर अटैक को यूज कर रही थी और ये जो बंदा है इसने लोहे का आर्मर पहन रखा था। तो जूलियस के जो अटैक थे उसने इसका आर्मर इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि ये अंदर से उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार गया। यहाँ पर जूलियस को ये लग रहा था कि ये मैच कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया। जूलियस ने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जूलियस भी अब ज्यादा ना सोचते हुए इसके मैच को काट देती है और अब इस मैच के विनर बनते हैं जूलियस और आयाटो। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं साया और किरण से आयाटो बातें कर रहा होता है। आयाटो इन्हें बताता है कि ये लोग फाइनल्स में जा चुके हैं। अब आयाटो इनसे पूछता है तो क्या तुम्हें फ्लोरा मिली? ये इसे बताते हैं नहीं, शाम हो चुकी है, लेकिन सुबह से ढूंढते ढूंढते वो इन्हें अभी तक नहीं मिली है। लेकिन फिर भी साया इनसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे किसी ना किसी तरह। आयाटो से ये बोलने के बाद साया फोन काट देती है। साया को बहुत खुशी होती है कि आयाटो और जूलियस फाइनल्स में जा चुके हैं, लेकिन यहीं पर इसे बहुत दुख भी हो रहा होता है। साया को ये उदास देखिए किरण इससे पूछने लगती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है। साया इसे बताती है कि अगर उस समय हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस नहीं आई हुई होती तो शायद इस वक्त हम भी फाइनल्स में होते। और ऐसा बोलते हुए साया बहुत ज्यादा रो रही होती है। साया ऐसे ही सुनते ही किरण भी अब यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये दोनों ही अपने इमोशन पे कंट्रोल पा लेते हैं। साया इसे कहने लगती है अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से ढूंढना होगा फ्लोरा को। और ऐसा बोलते हुए साया अब यहाँ से जाने लगती है किरण को लेके। अब यहीं से ही सीन भी शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में आयाटो स्कैंक से मिलने आया हुआ होता है एक रेस्टोरेंट में। स्कैंक यहाँ पर आके सीधे आयाटो के पीछे बैठ जाती है। ये आयाटो से कहती है देखो पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, गलती से भी पीछे मत मुड़ना। ये अब इसको सीधा फ्लोरा के बारे में बताने लगती है। ये बताती है कि तुमने उस बच्चे के बारे में जिक्र किया था ना, मैं तुम्हें बताती हूँ उसके कहाँ पर होने के सबसे ज्यादा चांस है। ये इसे एक मैप शेयर करते हुए बताती है कि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा किडनैपिंग होती है, सबसे ज्यादा मर्डर भी, और सबसे ज्यादा इविल क्रिमिनल्स यहीं पर होते हैं। आयाटो पूछता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फ्लोरा के यहाँ पर होने के चांस है? स्कैंक बताती है हाँ बिल्कुल, वो इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि इसका किडनैप किसी और ने नहीं, हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने करवाया है। स्कैंक के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के ऊपर शक ना कि सिर्फ स्कैंक को हो रहा था बल्कि आयाटो को भी शक हो रहा था, लेकिन फिलहाल आयाटो इस बारे में कर ही क्या सकता है। स्कैंक से सारी जानकारियां लेने के बाद आयाटो वहीं पे आ जाता है जहाँ का स्कैंक ने रास्ता बताया था। यहाँ पर आते ही आयाटो फ्लोरा को ढूंढने लगता है। घूमते घूमते ही आयाटो अब एक वीरान गली में आ जाता है। यहाँ पे आते ही आयाटो को कुछ लोग देख लेते हैं। ये आयाटो से पूछने लगते हैं हे बच्चे क्या तुम वही हो जो आसपास चोरियां कर रहे हो? आयाटो इनसे बोलता है मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हूँ। ये आयाटो से कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम एक काम करो तुम हमारे साथ चलो। अब आयाटो यहाँ पर कोई लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसी वजह से आयाटो इनसे डर के भागने लग जाता है। ये सिक्योरिटी वाले भी इसके पीछे पड़ जाते हैं। आयाटो भागते भागते अब मेन रोड पे आ जाता है। ये पीछे जो इसके सिक्योरिटी वाले पड़े थे इनको गुमराह कर देता है। इस वक्त आयाटो को ये लग रहा था कि अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो वो देखता है कि इसके सामने और भी सिक्योरिटी वाले खड़े हुए होते हैं। अब तो सिक्योरिटी वालों की नजर भी आयाटो पे पड़ चुकी होती है। इसी वक्त एक लड़की यहाँ पर आयाटो के पास आती है। ये आयाटो से बोलने लगती है तो तुम किसी मुसीबत में हो क्या? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। यहाँ पे आयाटो इसे मना भी करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वरना गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो ये लड़की आयाटो को लेके यहाँ से भागने लगती है। आयाटो ने यहाँ पर नोटिस किया था कि जब ये लड़की भाग रही थी तो इसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। ये लड़की क्योंकि अब आयाटो को सर्चिंग एरिया से बाहर लेके आ चुकी थी, आयाटो यहाँ पर बच जाता है। आयाटो चेक करने लगता है कहीं गार्ड इनके पीछे अभी भी तो नहीं आ रहे हैं। ये लड़की से तसल्ली देती है तुम चिंता मत करो, वो नहीं आ पाएंगे अब हमारे पीछे। आयाटो इसे अब थैंक यू बोलने लगता है। ये इससे कहता है तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये लड़की इससे बोलती है ओ कम ऑन, इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी आमागिरी आयाटो। इस लड़की से अपना नाम सुनने के बाद तो आयाटो हैरान रह जाता है। आयाटो जल्दी से पीछे हटके इससे पूछता है तुम्हें आखिर मेरा नाम कैसे पता है? आयाटो को मूव करते हुए देखिए ये इससे बोलती है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आयाटो इससे बोलता है मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये लड़की इससे बोलती है क्या तुम ये बोल रहे हो कि अब तुम एक सेलिब्रिटी बन चुकी हो, तुम फाइनल्स में हो आखिरकार फोनिक्स फिस्टा में, तो मुझे पता तो होगा ही तुम्हारा नाम। आयाटो इससे कहता है क्या बस इतनी सी बात थी? खैर छोड़ो, वैसे भी तुम मुझे किसी दुश्मन जैसी नहीं लग रही हो, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक करा जबकि तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी थी। आयाटो से ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की से मुस्कुराते हुए बोलने लगती है तुम तो काफी ज्यादा नाइस पर्सन हो आयाटो। खैर इस लड़की ने बस इतना बोला ही होता है। यहाँ पर एक बंदा आने लगता है इन दोनों के शोर शराबे की वजह से। ये बंदा यहाँ पर आके इन दोनों से बोलता है हे तुम लड़के तुम मेरे साथ चलो, लड़कियों से मेरी बात करने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे शोर की वजह से मेरी नींद खराब हो चुकी है। ये बंदा टारगेट तो यहाँ पर आयाटो को बनाना चाहता था, लेकिन इसकी नजर अब इस लड़की की ओर चली जाती है। ये इस लड़की से बोलने लगता है हे मुझे तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, चलो हम हिसाब कर लेते हैं जरा। इस बंदे को ऐसा करते हुए देख के आयाटो इसे बोलने लगता है तुम ऐसा मत करो, आ जाओ इसे हम दोनों सुलझा लेते हैं, उस लड़की को इसमें मत लाओ तुम। ये गर्ल बोल रही होती है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आयाटो, क्योंकि ये समझ चुका है कि यहाँ पर बेहतर कौन है। ये बंदा यहाँ पर अपने डैगर निकाल के इस लड़की के ऊपर अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर आयाटो भी इसे रोकने की कोशिश करता है पर देरी हो जाती है, ये बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है। आयाटो को इस लड़की की चिंता हो रही थी, लेकिन अब आयाटो हैरान रह जाता है क्योंकि इस बंदे के ब्लेड तो इस लड़की को छू भी नहीं पा रहे थे। इस लड़की की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है। ये लड़की इससे बोलती है क्या तुम इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकती हो? ये बंदा इसकी बात सुन के भड़क जाता
जाता है, बहुत सारे ब्लेड ये एक साथ निकाल के इस लड़की के ऊपर मारता है, लेकिन इसके इतने सारे ब्लेड का भी कोई फायदा नहीं होता। ये लड़की इतनी तेज मूव करके इसके पीछे आ जाती है कि इसे धीरे से किक मार दी और यह दूर जाके गिरता है और अब नॉकआउट हो जाता है। जहाँ आयाटो ये सब देखने के बाद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये लड़की बोलने लगती है कि ये बंदा अगर अपने प्राइम में होता तो शायद थोड़े से मजे आते। हाँ शायद। ये लड़की आयाटो से पूछती है, अच्छा इन बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो? आयाटो इससे कहता है, हाँ ढूंढ तो रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि उसके यहाँ पर होने के सबसे ज्यादा चांस है। ये लड़की आयाटो से बोलती है, ठीक है फिर उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हमें फिलहाल कहीं और चलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अब ये लड़की आयाटो को एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे लेके आ जाती है। ये यहाँ पर आयाटो से पूछती है, हे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर मेरी इतनी मदद कर क्यों रही हो? ये आयाटो से कहती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम बुरे पर्सन नहीं लग रहे हो और इसी वजह से अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। आयाटो से कहता है, क्या बस इतनी सी बात है? तो फिर ठीक है। ये लड़की आयाटो से बोलती है, देखो मैं तुम्हारी मदद तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का प्रॉमिस करना होगा कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो बातें सिर्फ हमारे बीच में रहेंगी, तुम इस बात का जिक्र कहीं कभी नहीं करोगे। आयाटो इस लड़की की डिमांड को मान लेता है। ये लड़की आयाटो से बोलती है, ठीक है फिर मुझे उसकी कोई आइडेंटिटी दो। आयाटो इस लड़की को फ्लोरा की आइडेंटिटी दे देता है। ये इससे पूछती है, तो क्या ये बच्ची खो चुकी है? आयाटो इसे बताता, नहीं ये खोई नहीं है, किसी ने इसे किडनैप कर लिया और मुझे पता चला है जिसने इसे किडनैप करा है वो इसी एरिया में है। ये लड़की बोलती है, तो क्या ऐसी बात है, तो फिर तो हमें जल्दी से शुरू करना चाहिए। ऐसा बोल के ये लड़की अपनी कैप उतार देती है। इसकी कैप उतारते ही अब इसकी रियल आइडेंटिटी सामने आ जाती है। आयाटो इसे देखते ही पहचान जाता है। आयाटो इसे देख के बोलने लगता है, ये तो सिल्विया है। सिल्विया फ्लोरा को ढूंढने के लिए अपनी पावर को यूज करते हुए गाना गाने लगती है। सिल्विया अपने गाने के साथ अपनी एनर्जी को पूरे शहर में फैलाने लग जाती है। थोड़ी देर में अब सिल्विया का ऑरा शहर के एक एक कोने में पहुंच जाता है। यहीं पर ही आयाटो सिल्विया को देखते हुए ये सोच रहा होता है, ये जायजी सिल्विया लिहाया मैं, ये क्वीन गर्ल्स अकेडमी में रैंक नंबर 1 पे है। ये सॉन्ग ट्रेस और एक स्ट्रैगा दोनों ही है। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी ही ओमनीपोटेंट है। थोड़ी देर में सिल्विया को फ्लोरा की लोकेशन मिल जाती है। ये आयाटो को बताती है, देखो वो यहाँ पर है। आयाटो सिल्विया को थैंक यू कहने लगता है। ये कहता है कि तुमने मेरी आज बहुत ज्यादा मदद करी है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्विया इसे कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगा। इतना सब बोलने के बाद सिल्विया अब यहाँ से जाने लगती है। आयाटो इसे रोकता है। आयाटो कहता है, 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? आयाटो से ये सुनने के बाद अब सिल्विया शर्माने लगती है। आयाटो इसे समझाता है, प्लीज इसे गलत वे में मत लो, मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ एक बार सही से। काफी मुस्कुराते हुए सिल्विया अभी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। ये इससे बोलती है, काफी टाइम हो गया, मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं करी, तुम जब चाहो तब मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इतना बोलने के बाद सिल्विया आयाटो के क्लोज आ जाती है। ये आयाटो से बोलती है, तुम फ्लोरा को जल्द से जल्द ढूंढ लेना और तुम्हारे होने वाली बैटल के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। और इसके साथ ही आयाटो से इतना बोलते ही सिल्विया अब यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सभी लोगों को आयाटो से बातें करते हुए देखते हैं। आयाटो सभी लोगों को फ्लोरा की लोकेशन के बारे में बता देता है। आयाटो से लोकेशन जानने के बाद ये इसे पूछते हैं, तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हें आखिर लोकेशन पता कैसे चली? लेकिन आयाटो इनके पूछने पे भी इन्हें मना कर देता है। आयाटो इनसे कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो इन लोगों ने जैसा प्लान बनाया था ये उसी हिसाब से काम करने वाले हैं। किरीन और साया जा करके फ्लोरा को बचाने वाले हैं और जूलियस और आयाटो अपने मैच पे ध्यान देने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और ऐड ऑन हो जाती है। याबुकी इन लोगों से बोलता है कि ये भी जाने वाला है साया और किरीन के साथ। यहाँ पर किसी को भी याबुकी के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साया को प्रॉब्लम थी। साया चिढ़ रही थी याबुकी के जाने से, लेकिन थोड़ी देर में साया भी अब मान जाती है। ये सभी लोग अगले सीन में उस बिल्डिंग के पास आ चुके होते हैं जिसकी आयाटो ने इन्हें लोकेशन बताई थी। इस बिल्डिंग का जो डोर था वो ऑटोमेटिक था और वो लॉक किया गया था, इसी वजह से वो डोर खुल नहीं रहा था। तो याबुकी जाता है और उस लॉक को ही तोड़ देता है। पहले तो इन्हें लग रहा था कि याबुकी इसे अनलॉक नहीं कर पाएगा, लेकिन अब जब याबुकी इसे 5 सेकंड से भी कम समय में इसे अनलॉक करता है तो ये दोनों तो हैरान रह जाते हैं। साया और किरण इससे बोलने लगते हैं, हे तुम आखिर हो क्या तुम कोई चोर वोर हो? याबुकी इनसे हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सब मैंने ऑनलाइन सीखा है और ये सब मैं करता रहता हूँ, ये तो मामूली बात है। साया और किरण इससे डरते हुए दूर हटने लगते हैं, नहीं ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम दूर रहो हमसे। याबुकी ने समझाने लगता है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये बस एक टोल ही तो है। काफी देर तक समझाने के बाद जाके ये दोनों समझते हैं। इसके बाद अब ये तीनों ही इस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते किरण को तो अंधेरे से डर लगने लग जाता है। तभी साया याबुकी से बोलती है, याबुकी चलो जल्दी से ये बोल दो कि तुम एक मर्द हो और अब हम सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ सकते हैं। याबुकी से हंसते हुए बोलता है, अगर तुम ये सुनना चाहती हो तो मुझे माफ करना, तुमने गलत बंदा ढूंढ लिया है, लेकिन तुम इतनी भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अब याबुकी ने बस इतना बोला ही होता है कि किरण को कहीं से खतरे का एहसास होता है। किरण जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। तभी इनके सामने बहुत सारे शैडोज आ जाते हैं। इन शैडोज को यहाँ पर देखने के बाद किरण कहने लगती है, चलो ये तो कंफर्म हो गया कि हम सही जगह पर हैं बिल्कुल। अब किरण और साया इन सभी शैडोज को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। किरण और साया मिलकर बहुत सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि ये शैडोज है ये वापस रीजनरेट हो जाते हैं। ये सभी अब यहाँ पर इतनी गंदी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर करना क्या चाहिए। किरण और साया बिना रुके शैडोज को डिस्ट्रॉय करे जा रहे होते हैं और ये वापस रीजनरेट हुए जा रहे होते हैं। ये सब ड्रामा काफी देर तक चलता है, लेकिन थोड़ी देर में अब यहाँ पर लेस्टर की एंट्री हो
जाती है। लेस्टर यहाँ पर आने के साथ ही बहुत सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। साया इसको यहाँ पर देख के से पूछने लगती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेस्टर बताता है कि इस निकम्मे अबूकी ने मुझे ब्लैकमेल करा, इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेस्टर इनसे बोलता है चलो फिर अब हम मिलके इन शैडोज को धूल चटा देते हैं। साया इससे कहती है माफ करना, मैं और किरण तो फिलहाल के लिए बिजी हैं, इसलिए तुम्हें याबुकी के साथ मिलकर इनसे लड़ना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद साया किरण को लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। लेस्टर इनसे बोलता है लेकिन ये तो गलत बात है। अब लेस्टर याबुकी से बोलता है चलो फिर हम दोनों ही देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर याबुकी भी जाने लगता है। याबुकी कहता है नहीं तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा काम है। अब यहाँ पर क्योंकि लेस्टर अकेला रह चुका है, लेस्टर याबुकी को गाली देने लगता है। ये बोलता है वो बास्टर्ड याबुकी, उस निकम्मे ने मेरे को ब्लैकमेल करने की हिम्मत भी कैसे करी। सीन आयाटो और जूलियस पे आ जाता है जहाँ इनका फाइनल मैच स्टार्ट होने वाला होता है। दोनों ही इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि हमें इस मैच को जीतना ही होगा और अपने दोस्तों पे विश्वास रखना होगा। इसी सोच के साथ अब दोनों ही स्टेडियम में एंट्री कर लेते हैं और इनके सामने इनके अपोनेंट भी आ जाते हैं। स्टेडियम में आने के साथ ही मेल पपेट आयाटो से बोलने लगता है तो तुम हो आमागिरी आयाटो, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए, तो चलो फिर इस लड़ाई को थोड़ी सी यादगार बना लेते हैं। ये आयाटो से पूछता है जिस तरह उस किरण ने मेरे साथ लड़ाई करी थी क्या तुम भी लड़ पाओगे, जिस तरह का स्कार उसने मेरे चेहरे पे दिया है क्या तुम भी दे पाओगे। आयाटो इससे कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है जीतने वाले तो हम ही हैं, क्योंकि इन लोगों का ये लास्ट मैच होने वाला है, इसीलिए ये हर जगह दिखाया जा रहा है। मैच अब स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही आयाटो और जूलियस दोनों ही मेल पपेट के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन फिलहाल इनका हमला किसी काम नहीं आता क्योंकि मेल पपेट का जो डिफेंसिव बैरियर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयाटो और जूलियस दोनों ही अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज करते हैं। दोनों ही मिलकर के अब टीम वर्क के साथ अटैक करने लगते हैं। इस वक्त ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़ रहे थे। आयाटो यहाँ पर अपनी स्पीड का यूज कर रहा था और जूलियस यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर रही थी अटैक करने के लिए। अपनी इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ये लोग ना कि फीमेल पपेट की स्पीड को मात दे रहे थे, ये लोग मेल पपेट की पावर को भी मात दे रहे थे। और अब बस थोड़ी देर में ये मैच एक तरफा हो जाता है। आयाटो और जूलियस यहाँ पर मेल और फीमेल पपेट दोनों पे इतने ज्यादा भारी पड़ने लग जाते हैं कि फीमेल पपेट का बैच एक पल के लिए कटते कटते बचता है। इस वक्त तक आरएमजी जो कि फीमेल पपेट है ये समझ जाती है कि बेहतर होगा ये अभी फ्यूज हो जाए, वरना ये लोग तो इन्हें मैच कभी भी हरा सकते हैं। ये मेल पपेट को इजाजत दे देती है कि तुम जल्दी से फ्यूज हो जाओ। सभी ऑडियंस भी उतावली हो जाती है इन दोनों का फ्यूजन देखने के लिए। अनाउंसर बोलते हैं क्या हमें इनका फ्यूजन दोबारा देखने को मिलने वाला है। आराम से इतनी तेजी ये बात बोल रही थी कि आयाटो इससे बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से फ्यूज हो जाओगी। आराम से कहती है तुम्हें लगता है तुम रोक सकते हो तो रोक लो। आयाटो से इतना बोलने के बाद आराम से अब एक अटैक रेडी करके आसमान की ओर शूट कर देती है, जहाँ पर आयाटो को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि आराम से ने अटैक को आखिर ऊपर की ओर शूट क्यों करा। वहीं पर ये अटैक ऊपर जाके रुक जाता है और अब छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर नीचे आने लगता है। इस वक्त आयाटो और जूलियस दोनों ही इस अटैक के बीच में फंस गए थे, तभी ये दोनों अपना फ्यूजन भी चालू कर देते हैं। इन्हें फ्यूज होते हुए देख के आयाटो जल्दी से इन्हें रोकने भी जाता है, लेकिन जो अटैक था वो अब आयाटो को हिट होने लगता है, जिसकी वजह से आयाटो अब इन्हें नहीं रोक पाता है। अब इनका जैसे ही फ्यूजन कंप्लीट होता है ये दोनों ही नीचे आते हैं। जैसे ही आराम से नीचे आती है आयाटो इसका बैच काट देता है जल्दी से। आराम से इससे कहती है अब इसका वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है। मेल पपेट आराम से कहने लगता है तुम्हें जितना करना था अब तुम कर चुकी हो, जाओ जाके आराम कर लो। मेल पपेट की बात आराम से मान लेती है और अब यहाँ से चली जाती है। आराम से जाते ही मेल पपेट आयाटो से बोलता है पहला राउंड खत्म होता है, वक्त है दूसरे राउंड का। इसके साथ ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर साया और किरण पे आ जाता है। ये लोग उस फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर फ्लोरा को बंद करके रखा गया होता है। रूम के अंदर सबसे पहले किरण आती है। किरण जैसे ही फ्लोरा को देखती है जल्दी से इसके पास भागती हो जाती है इसे छुड़ाने के लिए, लेकिन किरण जब इसे छुड़ा रही होती है तब कोई इसके ऊपर अटैक कर देता है। किरण किसी तरह अपने आप को बचाते हुए पीछे हट जाती है। किरण उस अटैक को देख के समझ गई थी ये तो शैडोज का अटैक था। किरण सोच रही होती है तो यानी ये वही बंदा है, लेकिन ये जगह बिल्कुल बेकार है। अगर वो बंदा यही शैडोज यूज करता है तो यहाँ पे वो बंदा काफी चीजों का एडवांटेज ले सकता है, यहाँ के पिलर्स का, यहाँ की रूफ का और भी काफी चीजों का। ये बंदा फिर से किरण के ऊपर अपनी शैडोज से अटैक करने लगता है। किरण इसी शैडोज को काटने लगती है बिना रुके। ये बंदा फ्लोरा के सीधा पीछे आ जाता है और किरण को धमकी देने लगता है अगर तुमने हिलने की कोशिश भी करी तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। ये बंदा किरण से कहता है चलो अब जल्दी से अपनी स्वॉर्ड नीचे रख दो। किरण इसकी बात मानते हुए अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देती है। किरण के स्वॉर्ड के नीचे होते इस बंदे को ऐसा लग रहा था ये जीत चुका है, तभी साया पीछे से अपनी गन लेकर आ जाती है और इसे उड़ा देती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए किरण अब जल्दी से फ्लोरा को छुड़ा देती है, उसकी रस्सियां काट के और अब इसे लेके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम इनको यहाँ पर तब फेस करनी पड़ती है जब यहाँ पर किरण के पैर में दर्द होने लगता है और इसी वक्त इन्हें यह भी पता चलता है कि ये बंदा जो अभी उड़ा है वो भी एक शैडो ही थी। जो इनका रियल अपोनेंट होता है वो इनकी शैडो के थ्रू इन्हीं के सामने आकर किरण के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किरण इस बार भी अपने आप को इसी तरह बचा लेती है। किरण अब वापस अपने टोडो स्टाइल को यूज करते हुए इससे काफी अच्छे से लड़ने लग जाती है, लेकिन तभी किरण के पैर में फिर से दर्द होने लग जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए किरण को स्टैब कर देता है। इस बार जो इसने किरण को ब्लेड मारा ये बहुत ज्यादा बड़ा घाव दे देता है किरण को। किरण को अब बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। ये बंदा इससे बोलता है देखो अगर तुम इसी तरह लड़ती नहीं तो तुम ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगी और ऐसी ब्लीडिंग हुई तो थोड़ी देर में तुम मर जाओगी। किरण इससे कहती है नहीं इस तरह नहीं खत्म होने वाला, चलो इस मैच को एक नई शेप देते हैं। ऐसा कहते हुए किरण अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और अब इस बंदे को ऐसा दिखाती है कि इसने उसके ऊपर स्लैश करा। इस स्लैश के थ्रू इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये तो बीच से ही कट चुका है। ये बंदा होश में आता है, ये सोचता है क्या वो मेरा कोई इल्यूजन था। किरण इसी वक्त इसके ऊपर अटैक करके इसको बहुत सारे कट्स दे देती है। यहाँ पर क्योंकि किरण ने अब इसके हाथों को इतना ज्यादा कट कर दिया है कि अब अपने हाथ नहीं उठा पा रहा था, लेकिन ये अपनी शैडो से अटैक कर सकता है। ये शैडो से वापस अटैक करने की कोशिश करता है किरण के ऊपर, मगर इससे पहले कि ये किरण के ऊपर अटैक करता साया इसी के ऊपर अपनी गन से अटैक
अटैक करके इसे उड़ा देती है और ये आखिरी बार तक किरिन नीचे गिर चुकी होती है और साया और फ्लोरा जल्दी से इसके पास भागते हुए आते हैं। यहीं से अब सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर बैटलफील्ड पे आ जाता है। यहाँ पर आयाटो और जूलियस लड़ रहे होते हैं मेल पपेट से। इस वक्त तक मेल पपेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि आयाटो और जूलियस के ऊपर एक तरफा भारी पड़ते हुए नजर आता है। आयाटो इसके साथ क्लोज रेंज में फाइट ले रहा होता है, वहीं दूसरी और जूलियस इससे मिड रेंज में फाइट ले रही होती है। आयाटो के ऊपर ये क्लोज रेंज में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, वहीं जूलियस जब अपने मिड रेंज में इसके ऊपर अटैक कर रही होती है तो इसके ऊपर तो इसके अटैक वर्क भी नहीं कर रहे होते हैं। जो इसकी शील्ड होती है वही इस रोबोट को बचा ले रही होती है। ये पपेट आयाटो और जूलियस दोनों के ऊपर अब अपने हैमर से अटैक करने लगता है। आयाटो और जूलियस जब पहले हैमर से बचते हैं तो इन्हें लगता है कि ये हैमर अब कूल डाउन लेगा, लेकिन ये हैमर तो वापिस आ जाता है इस पपेट के पास। अब ये देखने के बाद तो आयाटो और जूलियस को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हैमर कूल डाउन क्यों नहीं ले रहा है। वहीं पपेट अब वापस रेडी हो जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी आयाटो और जूलियस दोनों ही भागने लग जाते हैं। ये पपेट अब इनके सामने वॉल्स क्रिएट कर देता है। ये इनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अटैक से बच के भाग सकते हो। ये वापस अपने स्ट्रॉन्ग अटैक को रेडी करके इनके ऊपर लॉन्च कर देता है, लेकिन जूलियस किसी तरह इसके इस अटैक को रोक देती है अपने अटैक से। वहीं जूलियस की तो हालत बिगड़ चुकी होती है इस अटैक को रोकने की वजह से, लेकिन ये पपेट इसका हैमर बिना कूल डाउन हुए वापस रेडी दूसरा अटैक करने के लिए। पपेट इनसे बोलने लगता है मैंने तुम दोनों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था मेरे अगले अटैक के साथ, चलो मैं इस मैच को खत्म कर देता हूँ। जहाँ पपेट अपना अगला अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है वहीं हम देखते हैं क्लोडिया सीधा जाके अनाउंसर के रूम में घुस जाती है। रूम में आते ही क्लोडिया सबसे पहले अनाउंसर से माइक छीन के अनाउंस करने लगती है। ये बोलती है हे आयाटो और जूलियस क्या तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो जल्दी से सुनो, फ्लोरा अब सेफ है। क्लोडिया की ये बात सुनते ही आयाटो और जूलियस को पहले काफी ज्यादा हैरानी होती है और अब बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। इतना बोलने के बाद क्लोडिया तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन अनाउंसर यही सोच रहे थे कि ये सेड्यूकन अकेडमी की आखिर प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या करने आई थी। सीन बैटल के ऊपर आता है। आयाटो अपना सर्वेस्टर निकाल चुका होता है। पपेट एक और अटैक करता है जूलियस और आयाटो के ऊपर, लेकिन अब की बार आयाटो इसकी शील्ड भी काट देता है और इसके अटैक को भी काट डालता है। आयाटो के जो राइवल्स होते हैं वो तो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हो कैसे गया। वहीं आयाटो ये बोलता है चलो मैच को अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो चलो मिलते हैं किसी और एनिमे के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।